धन्यवाद निर्मला जी। दो बातें निर्मला जी के वक्तव्य पर कहना चाहूँगा। मेरी हमेशा, मैंने बहुत कम गोष्ठियाँ मैं जाता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर रहता हूँ, मगर मैं जितनी गोष्ठियों में गया, मैंने विशेषकर नामवर जी दिल्ली में मेरा अनुभव रहा, पिछली हंस की गोष्ठी में भी और उससे पहले भी हंस की गोष्ठियों में, कि जो विषय होता है, माफ़ी चाहूँगा मैं, वो विषय में बहुत कम बोला जाता है और इधर उधर की बातों पर ज़्यादा बोला जाता है। तो निर्मला जी पूरी तैयारी के साथ आई थी, इनके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ। और मैंने आपसे पहले कहा कि मैं मंच पे भी नहीं आने वाला था और मैं इसका संचालन भी नहीं करने वाला था। कुमार विश्वास करने वाले थे, वो आ नहीं पाए अपने आंदोलन के कारण, तो मेरे से एक त्रुटि हो गई। मैं उस त्रुटि को सुधारना चाहूँगा, मगर उससे पहले निर्मला जी ने दो बातें कही, उसमें कुछ कहना चाहता हूँ। पहली बात, निर्मला जी ने जो कही कि जो पत्रिकाएं घरानों से निकल रही हैं या सरकारों से निकलती हैं, सरकारी मदद से निकलती हैं, वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर जाती हैं, या जो पत्रिकाएं के ऊपर कोई या संपादक के ऊपर कोई सेठ बैठा होता है, उसके इशारे पर होती है। उन्होंने एक उदाहरण भी बताया, तो उस पर मैं सहमत हूँ। निर्मला जी का विराट अनुभव है और आमतौर पर ये माना भी जाता है, हमारी, मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि विशेषकर हिंदी साहित्य में ये माना भी जाता है कि सेठ बड़ा खलनायक होता है। तो मगर इसका दूसरा पक्ष भी है। एक तो कई बार किसी को ज़बरदस्ती भी सेठ बना दिया जाता है। जब 2008 में हमारी पत्रिका निकली, और मैं जानता हूँ हम संडे पोस्ट को कैसे निकालते आए, हमारे पास पैसे ही नहीं होते थे, बस एक पैशन होता था और दोस्तों से उधार मांगते थे। और दोस्तों ने, मेरे दोस्त एक नवभारत टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार यहाँ बैठे हैं, भाटी जी, आदेश भाटी, वो मेरे लिए बड़े पैशन के साथ उधार मांगते थे और मुझसे पूछते थे इस बार अंक कैसे निकलेगा, किससे मांगूं। तो मैं उनको ट्रिक बताता था, इस बार ऐसा कहोगे, क्योंकि वो लोकल थे नोएडा के और मैं पहाड़ से आया था, तो ऐसा कहने पर पैसा मिल जाएगा। धीरे धीरे मैंने देखा उन्होंने थर्सडेज़ को आना बंद कर दिया जब अखबार प्रेस में जाता था, क्योंकि वो मेरा लटका हुआ चेहरा देखते थे और उनको लगता था इसको पैसा तो देना ही पड़ेगा, तो इससे बढ़िया आना छोड़ दो। मगर उन्होंने मेरा बड़ा साथ निभाया है। ये पत्रिका संडे पोस्ट आज तक निकलती आई तो उन्हीं की कृपा से। मगर मुझे बड़ा, दोस्तों, मज़ेदार बात बता रहा हूँ आप सब लोगों को, सेठ कहने पर याद आया कि 2008 में जब हमारी पत्रिका निकली, उसके बाद मुझे दूरदर्शन में विवेकानंद जी ने पत्रिका कार्यक्रम के लिए इनवाइट किया, राजेंद्र जी के साथ बातचीत के लिए। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ मैं भी सेठ बन गया हूँ, क्योंकि पहली बार सेठ घराने से निकलने वाली पत्रिका पाखी बताया गया था। अब उनको पता ही नहीं था ये सेठ कितना फटे हाल है। ये बात सही है कि मेरा कारोबार बहुत ईश्वर की कृपा से अच्छा चला, मैं तो, और मैं बहुत छोटे से कस्बे से आया और मैंने अच्छा पैसा मैंने कमाया है। मगर मुझे पहली बार पता चला कि बच्चों तुम अब सेठ बन गए हो, तो अब इस आरोपों के लिए तैयार रहो। आरोप दूसरे जगहों से भी लगते हैं। जब मित्रों को, साहित्यकारों को हों या पत्रकार हों या कोई हों, जब उनको लगता है, विशेषकर प्रेम भारद्वाज के संदर्भ में कह रहा हूँ, कि यहाँ प्रेम से बात नहीं गल रही, तो कहते हैं मालिक से बात करेंगे। तो ये तो आप ही लोग कह रहे हैं मेरे को ज़बरदस्ती। मैं बिल्कुल स्पष्टता बताना चाहता हूँ, पाखी में अच्छा छपे बुरा छपे, पाखी अच्छी उड़ान ले। पहले 2 साल का क्रेडिट प्रेम भारद्वाज को नहीं दूंगा, तीसरे साल से सब कुछ उनका, अच्छा है बुरा है जैसा भी है। और मैं तो निर्मला जी की बातों से एक चीज़ अच्छी लगी, क्या पता, मेरी तो बस एक इच्छा रह गई भविष्य में, अब सेठ तो मैं डिक्लेयर हो ही चुका हूँ, तो भविष्य में कम से कम मेरे को भी ऐसा माना जाए कि एक सेठ ऐसा था जो अपने संपादक पर दबाव नहीं डालता था। यकीन मानिए कि बिल्कुल दबाव नहीं है। मैंने एक दबाव इस बार स्वीकारा है, और वो दबाव पता नहीं प्रेम जी का था या जिन्होंने दबाव दिया उनका था, और कहा था मालिक से। मुझे मालिक शब्द से बड़ी भयानक मेरे को तौहीन लगता है, मगर प्रेम जी ने भी बोला और मुझ पर दबाव दिया गया कि मैं मालिक से बात की जाएगी, और मालिक ने बात नहीं करने की बहुत कोशिश करी। मगर जिनका दबाव था उनका मैं ज़बरदस्त प्रशंसक हूँ, और मेरे से ज़्यादा मेरी माँ उनकी प्रशंसक हैं, तो मेरे को दबाव स्वीकार करना पड़ा। और मैंने प्रेम भारद्वाज, मुझे लगता है इनका भी षड्यंत्र था, इन्होंने अपनी बात टालने के लिए कह दिया कि अपूर्व जोशी मालिक हैं और जैसा तय करें। साहब, मेरा कोई इस अंक से, राजेंद्र जी के अंक से लेना देना नहीं। मेरी बात के लिए आपने मुझे 2 पन्ने दे रखे हैं, मैं कृतज्ञ हूँ आपका। उसके अतिरिक्त आप मुझे ज़बरदस्ती मालिक बना रहे हैं, मगर मैंने वो माना और मैंने अपनी बात में लिखा भी है। तो शायद भविष्य में मुझे भी ऐसे सेठ के तौर पर याद रखा जाए जो प्रेम भारद्वाज पर दबाव नहीं डालता था। मेरे से जो गलती हो गई, मैं उसको
क्योंकि मैंने फिर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता हूँ कि मैं संचालन नहीं करने जा रहा था। इस शब्द साधक सम्मान में जो हमारे दो युवा मित्रों को सम्मान दिया, उनको उनके आत्म वक्तव्य के लिए समय देना था। तो मैं पंकज सुबीर से आग्रह करता हूँ वो आएँ और आपके सम्मुख अपनी बात रखें। आदरणीय मंच और सदन में उपस्थित सभी सम्मानीय जन, एक ही उपन्यास के लिए एक वर्ष में दूसरी बार सम्मान मिल जाना किस तरह की अनुभूति होती है उससे मैं गुजर रहा हूँ। जब मुझे इस बात की सूचना मिली कि मुझे अपने उपन्यास के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है, तो मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मैं इस उपन्यास को लेकर बड़ा सशंकित था। पिछले 1 साल से जब से प्रकाशित होकर आया, कुछ लोग ये कह रहे थे कि इस उपन्यास में 2 कालखंडों का जो वर्णन है वो बहुत सटीक एक दूसरे के साथ नहीं चलता और यहाँ पर लेखक फेल हो गया है। लेकिन सुशील सिद्धार्थी जैसे लोग, साधना अग्रवाल जी जैसे लोग कह रहे थे कि नहीं, बहुत अच्छी तरह से दोनों कालखंडों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया गया है। और मन में कहीं शंका थी कि शायद मैं असफल हूँ, क्योंकि बार बार वही बात आ रही थी। लेकिन जब पाखी का ये सम्मान आया और विशेषकर जब पुस्तक के लिए आया, ये वो शहर के लिए, तो मुझे लगा कि नहीं, सब कुछ ठीक है। तो उसके लिए मैं पाखी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और जैसा अपूर्व जी ने कहा कि मुझे आज आकर उनसे परिचय करने का मौका मिला, इससे पहले मैं अपूर्व जी को जानता भी नहीं था। और मुझे जैसा बताया गया कि इस कार्यक्रम का संचालन कुमार विश्वास जी को करना था, लेकिन किसी दुर्घटना के कारण वो यहाँ नहीं आ पाए और अपूर्व जी को करना पड़ा। मैं संचालन जैसा मैंने देखा, मुझे ऐसा लगा कि इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहें तो बहुत अच्छा है। जी, 1 वर्ष में दूसरी बार डॉक्टर नामवर सिंह के हाथों से सम्मान लेना किसी भी नए लेखक के लिए बहुत सुदूर अंचल, एक ऐसी छोटी जगह से मैं आता हूँ जहाँ साहित्यिक पत्रिकाओं की कोई एक दुकान तक नहीं है। अगर मैं किसी साहित्यिक पत्रिका की दुकान पर जाकर, जहाँ समाचार पत्र मिलते हैं, वहाँ अगर मैं जाकर हंस या ज्ञानोदय या इस तरह की पत्रिकाओं के नाम लूँ तो वो मुझे बड़े गौर से देखता है कि ये क्या मांग रहा है। उतने छोटे से कस्बे सीहोर से आता हूँ जहाँ कोई पहचान नहीं है। मैं अगर साहित्यिक चर्चा भी करना चाहूँ तो मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है। हमारे कॉलेज में हिंदी पढ़ाने वाले कुछ प्रोफेसर्स हैं जो साहित्यकार होने का दावा करते हैं, लेकिन उनसे भी कोई चर्चा नहीं होती। उसके अलावा कोई भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि उस छोटे से कस्बे से आकर जब मुझे दिल्ली जैसा शहर और दिल्ली के लोग मुझे मान सम्मान देते हैं तो दिल्ली के प्रति मेरा आदर बढ़ता है। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मैं श्री मृत्युंजय प्रभाकर को आमंत्रित करता हूँ, वो यहाँ आएँ और अपनी बात रखें। श्री मृत्युंजय प्रभाकर। सबसे पहले तो मैं पाखी पत्रिका और जो सम्मानित ज्यूरी रही इस निर्णायक कमेटी की, उसका आभार व्यक्त करता हूँ कि उनको मेरी कविताएं पसंद आईं। ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आती हैं। इसके बाद एक वक्तव्य मैंने लिखा है, वो मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। दुनिया में हर कलाकार से यह पूछा जाता है कि कला उसके लिए क्या है। कला से मेरा तात्पर्य उस विधा से है जिसमें वह कलाकार सक्रिय है, मसलन कविता, कहानी, नाटक, सिनेमा, पेंटिंग, संगीत, नृत्य आदि। लेकिन मेरा मानना है कि किसी दूसरे द्वारा पूछे जाने के पहले ही इस सवाल से कलाकार खुद ही दो चार हो चुका होता है। वह खुद तय करता है कि जिस विधा में वह काम करने उतरा है वह उसके लिए क्या मायने रखती है। मेरा अपना मानना है कि किसी भी प्रकार का कलाकर्म मूलतः मनुष्य द्वारा मनुष्य को संबोधित है। दुनिया की कोई भी रचना निरर्थक है अगर उसका कोई पाठक, श्रोता या दर्शक ना हो। क्या हम ऐसी किसी रचना या कलाकर्म की कल्पना भी कर सकते हैं जिसमें पाठक, श्रोता या दर्शक की गुंजाइश ही ना हो? मेरे ख्याल से यह संभव नहीं है। जो लोग स्वांता सुखाए कहने का दम भरते हैं, हकीकत यह है कि प्रकाशन से लेकर उसके वितरण और सम्मान तक सबसे अधिक सतर्क वही होते हैं। कला के लिए सिद्धांत को जब मैं ज़िंदगी के दूसरे अवयवों से जोड़कर देखता हूँ तो हैरत में पड़ जाता हूँ। कल्पना कीजिए कि अन्न के लिए हो, मनुष्य उसका सेवन न करे,
वैसे ही जैसे जल जल के लिए या फल फल के लिए। मेरा मानना है कि प्रकृति से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं उनका अपना एक चक्र होता है, पूर्ण चक्र। अन्न बीज बनकर फिर से अन्न उपजा सकता है, जल भाप बनकर पुनः जल बन सकता है, फल बीज बनकर पुनः फल दे सकते हैं। लेकिन मित्रों, क्या मनुष्य द्वारा रचित सृजित चीज़ें यही काम कर सकती हैं? क्या कविता अपने आप में किसी कविता को जन्म दे सकती है? क्या कोई फिल्म कोई नई फिल्म रच सकती है? क्या संगीत कोई नया स्वरूप ग्रहण कर सकती है? क्या पेंटिंग अपने आप किसी नए कैनवस पर ढल सकती है? आइए इसी सवाल को हम नए रूप में समझने की कोशिश करते हैं। अन्न उपजाने वाला किसान अगर कहे कि उसके द्वारा उपजाया गया अन्न सिर्फ उसके लिए है, मजदूर अगर कहे कि उसका श्रम सिर्फ उसके निमित्त है, फैक्ट्री लगाने वाला पूंजीपति अगर कहे कि उसका उत्पाद सिर्फ उसके इस्तेमाल के लिए है, उसी तरह जैसे स्वांतः सुखाय का नारा देने वाला कलाकार कहते हैं कि उनकी कला सिर्फ उनके लिए है, तो फिर हम ही तय करें कि इन सब का हश्र क्या होगा। यहीं से विनिमय का वह रास्ता खुलता है जिससे दुनिया की कोई भी व्यवस्था जन्म लेती है। समाज और समुदाय गढ़े जाते हैं। यह विनिमय उत्पादक, उत्पाद और उपभोक्ता के बीच का है। दुनिया की कोई भी वस्तु इससे अक्षुण्ण नहीं है। हमारा कलाकर्म भी, रचनाकर्म भी इसका अपवाद नहीं हो सकता और बिना मनुष्य के यह संभव नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि दुनिया की कोई भी कला प्रथमतः और अंततः मनुष्य द्वारा मनुष्य को संबोधित है। मैं अपनी रचनाओं को इसी श्रेणी में रखना चाहता हूँ क्योंकि मेरे लिखने की वजह यही है। संभव हो मेरी रचनाएं सपाट बयानी की शिकार हों, जैसा कुछ मित्र समालोचक कहते भी हैं, लेकिन यह सपाट बयानी मेरा अपना चुनाव है क्योंकि यह एक मनुष्य द्वारा मनुष्य को संबोधन है। मित्रों, जब मैं अपने आसपास पर नज़र डालता हूँ तो पाता हूँ कि मैं एक ऐसे दौर में हूँ जहाँ पहले की तरह कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं है। हम ग्रे युग में जी रहे हैं। इस ग्रे में भी ब्लैक की मात्रा बढ़ती जा रही है। हम दुनिया की बात क्यों करें, हमारे साहित्यिक समाज की ही बात करें तो दुनिया की कोई ऐसी बुराई नहीं है जो कि इस पर तारी नहीं है। इस देश की जनता की ही तरह हमारी बिरादरी भी आलोचकों, संपादकों, निर्णायक समितियों के सामंतवाद, प्रकाशकों के बाजारवाद और कला के मंदीकरण से ग्रस्त है। हिंदी साहित्य में मठों का जो आलम है उससे तो हम रोज़ ही दो चार होते हैं। इन मठों ने युवा पीढ़ी को अपने स्वाभाविक विकास से बहुत दूर कर दिया है। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि हम कोई बिरादरी रह भी गए हैं क्या? हमें से कितने लोग हैं जो अपनी ही बिरादरी के किसी सदस्य की निजी पारिवारिक समस्याओं से परिचित हैं? कभी कभी तो मुझे लगता है कि क्या वास्तव में हम एक दूसरे को जानते भी हैं? फेसबुक और ट्विटर के इस दौर में जब व्यक्ति से बड़ी उसकी इमेज है, हम एक दूसरे को इसी रूप में देखने के आदी हो गए हैं। आपसी संबंधों के बिखराव के इस दौर में बूर्जुआ पार्टियों की तरह हम आपस में जूतम पैजार करते हैं। यही कारण है कि न तो प्रभावी लेखक संगठन बचे हैं, न हमारी विश्वसनीयता। जिस मोरल हाई ग्राउंड के लिए हमारी बिरादरी जानी जाती रही है, उससे भी कब का हमारा नाता टूट चुका है। हमने अपने छोटे छोटे टुच्चे स्वार्थों की बड़ी कीमत चुकाई है। क्या हमें नहीं लगता कि अब वक्त आ गया है कि इन प्रवृत्तियों के खिलाफ संघर्ष छेड़ा जाए ताकि हम अपनी खोई विश्वसनीयता बहाल कर सकें? धन्यवाद। दोस्तों, अब मैं चतुर्थ जेसी जोशी स्मृति शब्द साधक शिखर सम्मान से सम्मानित राजेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना वक्तव्य दें। उससे पहले मुझे निर्मला जी ने भी अभी राजेंद्र जी पर कटाक्ष किया था। कोई घटना सुनाई थी कि किस प्रकार धीरे धीरे हंस में कोई एडवर्टिज़मेंट जिनका आना था वो आने लगा और आलोचना कम होती गई। और जब मैं कल रात इस विशेषांक के पन्ने पलटा रहा था और ये देख रहा था कि जब मैं और प्रेम जी बाद में बैठेंगे तो मैं बताऊं कि कितनी इसमें गलतियां हैं, कितनी अशुद्धियां हैं, इस भाव से देख रहा था, तो तब भी मैंने देखा कि कभी कभी मुझे लगता है कि राजेंद्र यादव जी तो सभी के लिए, मित्रों के लिए भी दोस्त और अपने उनके दुश्मनों के लिए भी पंचिंग बैग टाइप हो गए हैं। हर कोई कहता है डेमोक्रेट हैं, उसके बाद उनकी डेमोक्रेसी के बारे में कुछ ऐसी बात कह देता है कि अंदाज नहीं आता ही। तो अब मैं राजेंद्र जी से अनुरोध करता हूं कि अपना वक्तव्य रखें। राजेंद्र यादव जी। वक्तव्य देने की बात मैंने सोची थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये मौका नहीं है।